नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। देश आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में वर्ष भर के उत्सव की शुरुआत करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की राज्य भर में रैलियां। पहले चरण में कल ऐतिहासिक 64.66% मतदान हुआ। सूडान में अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 2 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले मानवीय युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति जताई। और भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर आज देशव्यापी उत्सव मनाया जाएगा। समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि यदि देशभक्ति शब्द से परे एक भावना है तो वंदे मातरम गीत उस भावना को मूर्त रूप देता है। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसने कई पीढ़ियों को एकजुट होने, आगे बढ़ने और राष्ट्र की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया है। भारत के इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गीत के इतिहास पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रसिद्ध बांग्ला कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम भारत की जागृति का प्रतीक है। समय के साथ ये गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विदेशी सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का नारा बन गया। वंदे मातरम को बैठकों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं में एक प्रेरणादायक गीत के रूप में गाया जाने लगा। वर्ष 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में ये गीत प्रकाशित हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वंदे मातरम का पाठ किया था। इसने सदियों की गुलामी से कमजोर भारत में नई जान फूंक दी। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से राष्ट्र गीत के रूप में अपनाए जाने के बाद संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही सम्मान देने की घोषणा की। शिवांग, सौम्या और अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। तेलंगाना राज्य सरकार ने आज सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अधिकृत संस्करण का सामूहिक गायन करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव की ओर से कल जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया गया। ये कहा गया है कि वे आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट और सभी सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन आयोजित करें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण क्षेत्र के जिलों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औरंगाबाद और कैमूर जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमुई और भागलपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो में भी भाग लेंगे। श्री अमित शाह पटना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
साथ आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में अलग अलग 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गया और रोहतास में जनसभाओं में शामिल होंगे। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया, अररिया, भागलपुर और बांका में 18 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नवादा में रोड शो में भाग लेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव औरंगाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इससे पहले विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए और 1314 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इस दौर के प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के 16 मंत्री, राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत 6 देशों के प्रतिनिधियों ने पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा के चुनावी क्षेत्रों का दौरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज असम का दौरा करेंगी। वे 2 दिवसीय दौरे में गुवाहाटी की 2 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वित्त मंत्री गुवाहाटी में अत्याधुनिक नदी टर्मिनल, गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और रिवर फ्रंट परियोजना का शुभारंभ करेंगी और मोरीगांव जिले में जगी रोड सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थल का भी दौरा करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि वे कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इस दौरान श्री चौहान स्थानीय किसानों से बातचीत करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्वी क्षेत्र सुधाकर दलीला ने बताया कि अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति कल से 11 नवंबर तक अंगोला की यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगे। इन ट्रेनों से यात्री कम समय में यात्रा कर सकेंगे और इसका उद्देश्य पर्यटन तथा देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को बचत उत्सव शुरू किया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कमी से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ। इस कड़ी में आज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र में जीएसटी सुधारों से नागरिकों को किस तरह से लाभ हो रहा है। नए जीएसटी सुधारों के तहत टैक्स कटौती से पर्यटन क्षेत्र को काफी राहत मिली है। 7,500 रूपए प्रति रात्रि से कम किराए वाले होटलों में ठहरने पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आवास अधिक सुलभ हो गए हैं। करों की दर में इस कमी से मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए होटल सस्ते हो गए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत के प्रति आकर्षण को बढ़ावा मिल रहा है। होटल और होम स्टे में भी निवेश प्रोत्साहित हुआ है, रोजगार सृजन हुआ है और स्थानीय बुनियादी ढांचों में सुधार आ रहा है। दूसरी ओर 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाले बसों पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन लागत में कमी आई है। साथ ही बसों और मिनी बसों की शुरुआती लागत कम होने से बेड़ा संचालकों और टूर प्रदाताओं के लिए अब ये और सुलभ हो गए हैं। जीएसटी सुधार भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक रणनीतिक पहल है। कर युक्तिकरण के कारण यात्रा अधिक सस्ती हो गई है, स्थानीय कारीगरों को समर्थन मिल रहा है और आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है। ऋषु जायसवाल के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्च इंजन प्रदाताओं से निवेश गतिविधियों में धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक औपचारिक संदेश में सेबी ने इन माध्यमों से शेयर बाजार में विज्ञापनदाता सत्यापन को अनिवार्य करने का अनुरोध किया है। सेबी ने निवेशकों से संस्थाओं के पंजीकरण का सत्यापन करने और केवल प्रमाणिक ट्रेडिंग एप्स के माध्यम से ही लेन देन करने तथा मान्य यूपीआई हैंडल का उपयोग करने का आग्रह किया है।
सूडान में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ सूडानी सशस्त्र बलों के खिलाफ 2 साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका के प्रस्ताव पर मानवीय आधार पर युद्ध विराम करने पर सहमत हो गया है। आरएसएफ ने दारफुर क्षेत्र के अलफशर शहर पर कब्जा करने के तुरंत बाद इस फैसले की घोषणा की। ये युद्ध विराम प्रस्ताव अमेरिका के नेतृत्व वाले मध्यस्थ समूह ने दिया था, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमारात शामिल हैं। आरएसएफ ने कहा है कि उसने 18 महीने की घेराबंदी के बाद नागरिकों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम को स्वीकार किया है। सूडान के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अप्रैल 2023 में शुरू किए गए गृह युद्ध में कई बार युद्ध विराम के प्रयास हुए हैं। सामूहिक हत्याओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहे आरएसएफ का कहना है कि वो स्थायी शांति के उद्देश्य से बातचीत के लिए तैयार है। भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्षों के उपलक्ष्य में आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहे हैं। शताब्दी समारोह के तहत 550 जिलों में 1400 से अधिक मैच खेले जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, जिसमें हॉकी के गौरवशाली सफर को दर्शाने वाले कई विशेष कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय मंत्री एकादश और हॉकी इंडिया की पुरुष तथा महिला मिक्स्ड एकादश के बीच 30 मिनट का एक प्रदर्शनी मैच होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों की शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके बाद हॉकी के दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। देश की हॉकी विरासत को यादगार बनाने वाले खिलाड़ियों की श्रद्धांजलि के रूप में एक आधिकारिक स्मारक खंड भारतीय हॉकी के 100 वर्ष का विमोचन किया जाएगा। स्टेडियम में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके भारत को दुनिया के सबसे सफल हॉकी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप 2025 के विजेता भारतीय टीम के सदस्यों ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने टीम को बधाई दी और कहा कि भारतीय टीम ने इतिहास रचा है और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गई है। आप सब सुपरस्टार है, आज आप सब शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सब ने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। गोवा में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में 8 भारतीय खिलाड़ी तीसरे दौर में जगह बनाने के लिए आज दूसरे दौर के ट्राईबेक में खेलेंगे। ये खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती, निहाल सरीन, प्रणव वी, एसएल नारायणन, कार्तिकेयन मुरली, प्रणेश एम और रौनक साधवानी, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, पेंटाला हरिकृष्णा, दीप्तायन घोष और कार्तिक वेंकटरमन अपने क्लासिकल मैच जीतकर पहले ही तीसरे दौर में पहुंच चुके हैं। कुल 206 खिलाड़ियों में से 24 भारतीय खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की। शेष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को बाई मिलने के कारण 16 भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दौर में खेला और 7 के बाहर होने के बाद 17 खिलाड़ी दूसरे दौर में पहुंच गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद निखिल। बिहार चुनाव से जुड़े हुए समाचारों को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, बिहार के लोगों की एसआईआर पर मुहर, शिकायतें नहीं। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, उमड़ पड़ा बिहार, पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। दैनिक जागरण की खबर है, राहुल गांधी के फर्जी वोट के दावे को मतदाताओं ने नकारा। देश बंधु और वीर अर्जुन के अनुसार वर्ष 1951 के बाद अब रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अमर उजाला कारोबार पन्ने पर वित्त मंत्री के हवाले से लिखता है, सरकार ने डीबीटी से बचाए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, एलआईसी का मुनाफा 32% बढ़ा और रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई लिंक्ड ट्रांजैक्शन 2 साल में 4 गुना बढ़े। दैनिक भास्कर के अनुसार एआई अपनाने में भारत सबसे आगे, 25 से 45 साल के लोग कर रहे हैं सर्वाधिक इस्तेमाल। दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता की सुर्खी है, सभी अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आधार की लिखित सूचना अनिवार्य। हरिभूमि की खबर है, भारत में स्टारलिंक इंटरनेट लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समाचार पंजाब केसरी ने सचित्र प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, देश आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में वर्ष भर के उत्सव की शुरुआत करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की राज्य भर में रैलियां। सूडान में अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 2 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले मानवीय युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति जताई। और भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर आज देशव्यापी उत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।